Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that we are continuing the MCQ series, lecture series for post of Junior Assistant Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, and this is our part 7th for this MCQ lecture series with respect to job related awareness. And इसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चन और उसके बाद मैं एक और लेक्चर लाऊंगा, उसके बाद MCQs नहीं आएंगे, खत्म. इधर एमसीक्यूज बहुत हैं. ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू एंड दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज. ऐसी रिटन स्टेटमेंट जिसको आप ऑफिशियली ट्रू भी कहते हैं, ठीक है जी, जो आप कहते हैं कि ऑफिशियली ट्रू है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास: एफिडेविट, ओथ, एसेस या रिव्यू. एफिडेविट, ओथ, एसेस या रिव्यू. क्या आंसर आ जाएगा जी इसका? इसका आंसर आ जाएगा एफिडेविट. ठीक है जी. फॉर्मल चेंज टू ए लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड. जो किसी भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली अगर फॉर्मली आप चेंज लाएंगे उसके अंदर, तो उसको आप क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स कहेंगे, अमेंडमेंट कहेंगे, इंटरप्रिटेशन कहेंगे. जे काट दीजिए. इंटरप्रिटेशन कहेंगे या बोथ 2 और 3 कहेंगे. इसको हम कहेंगे अमेंडमेंट. ठीक है जी, इसको हम अमेंडमेंट कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है डैश इज द इंपॉर्टेंट इंक्लूजन ऑफ पार्टीज. Dash is the improper inclusion of parties or causes of action in a legal action. हाँ, गलती से किसी पार्टी को अगर आप किसी केस के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, गलती से अगर किसी केस के अंदर किसी को आप ऐड कर देते हैं किसी पार्टी को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइंटर कहते हैं, नॉन ज्वाइंटर कहते हैं, मिस ज्वाइंटर कहते हैं, या फिर बोथ 2 और 3 कहते हैं, नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम मिस ज्वाइंटर कहते हैं, मिस ज्वाइंटर कहते हैं. क्वेश्चन 4 है इंजंक्शन मींस. इंजंक्शन किसको कहते हैं? एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट डू समथिंग. ए नॉन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट डू समथिंग. एन ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट डू समथिंग. एन नॉन ऑफिशियल नोटिस, ए नॉन ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट टू डू समथिंग. क्या होता है जी? नॉन ऑफिशियल तो होता ही नहीं कोर्ट का ऑर्डर, कभी हो तो ऑफिशियल होता है. नोटिस तो होता नहीं है. तो आंसर क्या आ जाएगा? एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट परमानेंटली प्रिवेंट्स ए डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट वुड वायलेट द प्लेंटिफ्स राइट. कौन सा कोर्ट का ऑर्डर होता है जो परमानेंटली प्रिवेंट करता है डिफेंडेंट को कोई भी प्लेंटिफ का राइट, उसको प्लेंटिफ के राइट को वायलेट करने से? ठीक है जी. परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, नॉन परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ज्यूरिसडिक्शनल प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या बोथ 1 और 3. आंसर आ जाएगा इसका परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन. अ डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अ डिफेंडेंट फाइल्स इन रिस्पॉन्स टू अ प्लेंटिफ कंप्लेंट. एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ ने जो केस किया होता है उसके रिस्पॉन्स में देता है, उसके रिस्पॉन्स में कोर्ट में पेश करता है. रिटन स्टेटमेंट. ठीक है जी, रिटन स्टेटमेंट कहते हैं उसको. सेट ऑफ कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं या बोथ 1 और 3 कहते हैं. इसको हम क्या कह देते हैं? रिटन स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? रिटन स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ए परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन इज आल्सो नोन एज. परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन को और क्या हम कहते हैं? परपेचुअल इंजंक्शन, जजमेंटल इंजंक्शन, मॉनिटरल इंजंक्शन, रेमेडियल इंजंक्शन. इसको हम परपेचुअल इंजंक्शन कह देते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज ए लीगल टेक्निक दैट अलाउज अ डेब्टर टू रिड्यूस और डिस्चार्ज ए डेब्ट बाय यूजिंग ए क्लेम दैट हैव अगेंस्ट द क्रेडिटर. एक ऐसी लीगल टेक्निक जिसमें डेब्टर जो है वो क्रेडिटर के खिलाफ क्लेम करता है और कहता है कि ये वाली जो मेरी रकम है इसकी क्लेम के साथ में इसको क्या बोलते हैं, मतलब अगर उसका क्लेम ज्यादा है या कम है तो उसमें इसको मिला दीजिए, वहां पर मतलब काट लीजिए उसमें से. अगर 20 लाख मान लीजिए डेब्टर को क्रेडिटर को 20 लाख रुपए देने हैं. ठीक है, डेब्टर को क्रेडिटर को 20 लाख रुपए देने हैं और डेब्टर का ऑलरेडी क्रेडिटर की तरफ 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए यहां से काट दो, 10 लाख रुपए डेब्टर जो है क्रेडिटर को देगा. ठीक है जी. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं या बोथ कहते हैं. तो इसको हम क्या कह देते हैं? सेट ऑफ कहते हैं इस प्रोसेस को. ठीक है जी. बड़ी लंबी एग्जांपल्स देकर समझाया था क्लास में. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन अ लॉ सूट इज कॉल्ड. एक क्लेम जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के खिलाफ लॉ सूट में करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं
या फिर स्पेशल क्लेम कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, डैश ऑर्डर अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी इज ए लीगल डिसीजन मेड बाय द कोर्ट विदाउट द अदर पार्टीज प्रेजेंस। दूसरी पार्टी के गैर हाजिरी के अंदर कोर्ट किसी एक पार्टी को फेवर दे देती है, किसी एक पार्टी को के हक में फैसला सुना देती है, दूसरी पार्टी को सुने बिना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्स पार्टी कहते हैं, कंप्लायंस कहते हैं, इंजंक्शन कहते हैं या वेवियर कहते हैं, तो उसको हम एक्स पार्टी कहते हैं, इसको हम एक्स पार्टी ऑर्डर कह देते हैं, एक्स पार्टी डिसीजन कह देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, द एक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू सब्स्टिट्यूट अ पनिशमेंट गिवन टू अ कन्विक्टेड पर्सन विद लेस सीवियर पनिशमेंट इज कॉल्ड। एक किसी भी एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर का, किसी एग्जीक्यूटिव का कोई एक ऐसा एक्शन जिससे वो किसी इंसान की सजा को कम कर देता है या माफ कर देता है। ठीक है जी। हाँ नहीं, जिससे वो किसी की सजा को कम कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्सन कहते हैं, एरियट कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं, कंप्लायंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको हम कम्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, डैश डेब्टर ऑफ जजमेंट डेब्टर हुज डेब्ट इज अटैच्ड बाय द कोर्ट। डेब्टर ऑफ जजमेंट डेब्टर, ये क्रेडिटर है, सॉरी ये क्रेडिटर है, इसने उधार दिया डेब्टर को। अब डेब्टर ने भी किसी को उधार दिया क्या, तो ये डेब्टर ऑफ डेब्टर है। ये वाला कौन सा है, ये वाला कहलाता है डेब्टर ऑफ डेब्टर। वो कहता है कि डेब्टर ऑफ जजमेंट डेब्टर, जजमेंट डेब्टर का जो डेब्टर है, हुज डेब्ट इज अटैच्ड बाय द कोर्ट। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, एक ऐसा बंदा जो जजमेंट डेब्टर का भी डेब्टर है, अगर उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट अटैच करती है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्सन कहते हैं, गार्निशी कहते हैं, स्टॉल्कर कहते हैं, स्टार्नर कहते हैं। इसको हम गार्निशी कहते हैं। अच्छे से समझाया हुआ क्लास में, क्लास नंबर आई थिंक 14 में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 14 के अंदर अच्छे से देख लीजिए, वापस यहां समझा नहीं सकता बार बार। टेकिंग पार्ट इन और एडिंग द कमीशन ऑफ ए क्राइम इज कॉल्ड, किसी की मदद करना क्राइम करने में। ठीक है जी, या किसी के पार्ट लेना, किसी के साथ पार्ट लेना क्राइम करने में, किसी के साथ पार्ट लेना क्राइम करने में, या किसी को एड करना क्राइम करने में, उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, आर्सन कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं, अरियर कहते हैं, अकम्प्लिस कहते हैं। मैंने कहा था ये इंडियन एविडेंस एक्ट का टॉपिक है, ये उसका कंसेप्ट है, ये आपको सेक्शन 32 के अंदर मिल जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। उसको हम अकम्प्लिस कहते हैं। अकम्प्लिस मतलब आप किसी क्रिमिनल को एड करते हैं कोई क्राइम करने के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन 14, वॉलंटरली एक्ट ऑफ बर्निंग अ प्रॉपर्टी और सेटिंग अ प्रॉपर्टी ऑन फायर इज कॉल्ड। किसी प्रॉपर्टी को आग लगा देना, किसी की कोई प्रॉपर्टी जला देना, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्सन कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं, एक्सकल्पेशन कहते हैं, या अकम्प्लिस कहते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, आर्सन कहते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को जला देना। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, एविडेंस दैट एस्टैब्लिशेस द इनोसेंस ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की इनोसेंस को जाहिर करे, जो एविडेंस डिफेंडेंट की इनोसेंस को जाहिर करे, मतलब यह दर्शा दे कि जो डिफेंडेंट है वो, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, वो मुजरिम नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं, साइलेंट एविडेंस कहते हैं, काउंटर एविडेंस कहते हैं, डेफर्ड एविडेंस कहते हैं। ऑब्वियसली इसको हम क्या कहते हैं, एक्सकल्पेटरी एविडेंस कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल प्रोसीडिंग ऑफ हियरिंग इन द कोर्ट। रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल प्रोसीडिंग, ऑफिशियल प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, लोकस स्टैंडर्ड कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, ट्रांसक्रिप्ट। इसको हम ट्रांसक्रिप्ट कह देते हैं। ठीक है जी, इसको हम ट्रांसक्रिप्ट कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एन एक्शन ऑफ अ जज टू विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम अ केस। एक ऐसा एक्शन जिसमें जज ही कहता है कि मैं ये केस नहीं हियर करूंगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरा कोई रिश्तेदार है, या फिर लोगों को ये लगेगा कि इसको फेवर करेगा, तो उस एक्शन को क्या कहते हैं, एन एक्शन इन विच अ जज विड्रॉज हिमसेल्फ फ्रॉम अ केस, जिसमें जज अपने आप को उस केस से दूर कर देता है और कहता है इस केस को मैं नहीं सुनूंगा, किसी और जज साहब को वहां पर अपॉइंट किया जाता है उस जज साहब की जगह। तो वो जो एक्शन जज साहब लेते हैं उस केस में ना रहने का, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्यूजल कहते हैं, रिमांड कहते हैं, प्रीएम्प्शन कहते हैं, कल्पेशन कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा रिक्यूजल, इसको हम रिक्यूजल कहते हैं। ठीक है जी। एट फर्स्ट साइट स्टैंड फॉर, एट फर्स्ट साइट किसका मतलब है, किसका मतलब है इनमें से एट फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसाई, लोकस स्टैंडाई, प्रीएम्प्शन या सेट ऑफ, कौन सा है भाई बताइए, कौन से लफ्ज का मतलब है एट फर्स्ट साइट, कि पहली नजर में, एट द फर्स्ट साइट, किस लफ्ज का मतलब है, प्राइमा फेसाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। प्राइमा फेसाई का मतलब ये होता है एट फर्स्ट इंस्टांस और एट फर्स्ट साइट। यार आज तो मैंने बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी, 10 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन खत्म कर दी, वरना 20-23 मिनट लगा देता था, समझाता रहता था, है ना।
तो मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, मुझे नहीं लगता कि वापस समझाने की ज़रूरत है। अब ये सारे इसमें ही आ जाते हैं, तो डेफिनेशन सारों की यहाँ पे पढ़ लीजिए, ज़्यादा बीच घुसने की ज़रूरत नहीं है। बीच घुसना है तो फिर मेरे लेक्चर्स देखिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, डैश इज इंटेंशन, यहाँ पे आई है बेटा, डैश इज इंटेंशन टू कमिट ए क्रिमिनल ऑफेंस, रिमांड, आर्सन, मैलिस, नन ऑफ द अबव। इंटेंशन टू commit criminal offense, intention to commit criminal offense, intention to commit criminal offense। कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने का इंटेंट, आपकी मर्जी के आप क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो कमिट करोगे, आपकी इंटेंशन है क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करने की, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिमांड कहेंगे, आर्सन कहेंगे, मैलिस कहेंगे या नन ऑफ अबव कहेंगे? इसको हम मैलिस कह देंगे। क्या देंगे? मैलिस कह देंगे, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, मॉडस ऑपरेंडाई स्टैंड्स फॉर। मॉडस ऑपरेंडाई किस लफ्ज का मतलब है, या फिर मॉडस ऑपरेंडाई का मतलब क्या है? एट लास्ट इंस्टेंस, एट मॉडल, एट मोड और वे इन विच ए पर्सन टॉक्स, द मोड और वे इन विच ए पर्सन कमिट्स क्राइम, नन ऑफ द अबव। क्या मतलब होता है जी मॉडस ऑपरेंडाई का? मॉडस ऑपरेंडाई का मतलब होता है द मोड और द वे इन विच ए पर्सन कमिट्स क्राइम। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, ठीक है जी, ये कर दिए हमने खत्म। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड वेरी गुड वीडियोस, मेरी अच्छी शक्ल देखने के लिए, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट ऐलान ये है कि कुछ बच्चों ने कहा कि ब्रीफ कर दीजिए, एक ब्रीफ लेक्चर दीजिए बीएनएस का, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का और अलग अलग। तो बेटा बीएनएस या दूसरी तीसरी चीज़ों का जो ब्रीफ है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी करंट अफेयर्स को ऑपरेट कर रहा हूँ, है ना, उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो अकेली जिंद है, जान है, अकेला बंदा हूँ, क्या क्या करूँगा, स्लाइड भी बनानी पड़ती है, पढ़ाना भी पड़ता है, वीडियोस वगैरह सब कुछ खुद ही करता हूँ, है ना। तो आपने भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना। और टेलीग्राम पे भी कुछ बच्चों ने कुछ मैसेजेस किए थे, मैंने सोचा चलो उनका भी जवाब दे दिया जाए, है ना। एक है जी हमारे अभिषेक सिंह राजपूत, बड़ा प्रेज करते हैं मेरे एफर्ट्स को, और वो कहते हैं जी कंप्यूटर पढ़ाओ। सर मैं कंप्यूटर कैसे पढ़ाऊँगा, मैंने कंप्यूटर कभी ज़िंदगी में खुद नहीं पढ़ा, तो कंप्यूटर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा अगर मुझे कोई बेफिटिंग बंदा लगा तो मैं अपने चैनल पे या फिर उसको बोलूंगा कि अपना चैनल बनाए, कंप्यूटर पढ़ाए। कंप्यूटर के लिए आपका जुगाड़ मैं करूंगा, और ऐसे ही आपको स्लाइड्स जो हैं पीडीएफ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में भी कुछ सवाल वगैरह पूछे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो सारे कमेंट्स में इकट्ठे करके ना आपके जवाब, बहुत सारे कमेंट्स को वहीं जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं जिसमें आपको ब्रीफ देना होता है ना, लेक्चर में आपको ब्रीफ करना होता है चीज़ को, तो आप वो कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते। तो वो मैं अलग से ना देखूंगा, जो डाउट सेशन है पूरा एक अलग से बनाऊंगा, 1 आध घंटे का, उसमें सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो एक लड़की है, फीमेल है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा था कि उनको बड़ा शौक था लॉ करने का। बेटा आपके लिए मैं स्पेशली यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि लॉ करने का अगर शौक है तो फिर आप वो किसी भी एज में कर सकते हैं। 2-3 साल की डिग्री हो जाती, 3 साल की डिग्री हो जाती है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपको शौक है तो आप शौक से कीजिए। अगर आपको कहीं से कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, हम आपको वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, है ना। आई विल गाइड यू। तो पढ़ने की कोई एज नहीं होती। अगर आपने पढ़ना पैशन, एज ए पैशनेट पढ़ना है, और आपने मतलब अपने दिल के सुकून के लिए पढ़ना है, तो देन इट हैज़ नो एज। अगर आपको कुछ करने के लिए पढ़ना है, देन देयर आर एज लिमिट्स। आपको नौकरी करनी है, दूसरी चीज़ करनी है, तो उसके लिए एज लिमिट है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए कि टेक्स्ट को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, है ना, और अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जो है वही एक पिलर है या फिर बेस है जो आपको मतलब कंप्लीटली और है ना थॉरोली आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मदद कर सकता है। और आप कंप्लीटली किसी भी सब्जेक्ट को तभी पढ़ सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी लैंग्वेज है। सो बेटा ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ मेकिंग गुड होल्ड ऑन लैंग्वेज, है ना।
ताकि आप अच्छा कर सकें, एक्सेल कर सकें अपने जो भी मतलब आपके एरिनाज हैं डिफरेंट। तो करते हैं आज का लेक्चर ख़त्म। और लैंग्वेज के लिए आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, एक मेरे पास एक कह सकते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन है, वो ये कि आप डेली डायरी लिखा कीजिए। जो भी आप दिन को करते हैं एक्टिविटी, सुबह उठे, मुस्लिम से नमाज़ पढ़ी, हिंदू ने पाठ किया, ठीक है जी, तो सॉरी 6 पाठ करते हैं हिंदू, शायद मेरे ख्याल से पूजा करते हैं, आई डोंट एक्जैक्टली नाउ। तो आपने जो भी किया तो वो सारा मेंशन करना है। फिर आपने चाय पी, देन वेंट टू स्कूल, देन स्कूल सॉरी कॉलेज या कहीं और जहाँ भी गए, या लाइब्रेरी गए पढ़ने के लिए, तो वो सारा आपने मेंशन करना है। वो आपने कितने बजे लिखना है, जब आप सो रहे होते हैं ना, मतलब उसके 15 मिनट पहले, मतलब आप 11 बजे सोते हैं तो 10:45 पर आप डायरी उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए पूरे दिन का जो आपने खुलासा किया है, दिन को किसी को मारा है, पीटा है, या फिर किसी से पिटाई खाई है, खाना क्या खाया, कहाँ गए, किससे क्या बात, मतलब अपनी पर्सनल एक डायरी, उसको इंग्लिश में लिखिए। उससे क्या होगा, आप डेली, मान लीजिए आज आपने घर में लौंग वाली चाय पी ली, तो आपको याद करना पड़ेगा, लौंग, क्लव को लौंग कहते हैं इंग्लिश में, है ना, तो सॉरी लौंग को क्लव कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको लिखना पड़ेगा लफ्ज़। तो जब आप वो लफ्ज़ लिखेंगे पढ़कर, तो ऑब्वियसली आपको कमांड आएगी। तो आस्ता आस्ता करके मैं खुद 2012-13 से डायरी लिख रहा हूँ, या फिर 7th क्लास 12-13 नहीं, 2008-9 से मैं डायरी लिखता आ रहा हूँ, मतलब डेली डायरी, हर दिन एक पेज लिखता हूँ। 8-9 से 2008-9, आई डोंट एग्जैक्टली। मेरे टीचर थे इंग्लिश के, गफूर सर, उनको मैं आज भी रिमेंबर करता हूँ, मेरे स्कूल के, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई थी। तो वहाँ से मैंने डायरी लिखना शुरू की। एक तो आपने डायरी लिखनी है, और आपने बुक्स पढ़नी है, और आपने बोलना है, अपने बात करनी है ना। उससे जब आप बात करते हैं ना, तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लिख कर चीज़ें नहीं सीखनी पड़ती, आपको उस चीज़ें खुद आ जाती हैं। तो इंग्लिश के ऊपर अगर कमांड बनानी है, आपको ग्रामर वामर सब कुछ निकल जाएगा साथ साथ, अगर आप कमांड बनाएंगे। और कमांड का नुस्खा यही है, प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आप डेली डायरी लिखिए और इंग्लिश बोलिए, कम से कम बोलिए, कोशिश कीजिए, आस्ता आस्ता परफेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं पर्सनली आपको गाइड करना चाहता था इस मसले में, तो मुझे लगता है कि बेनिफिशिएंट होगा सबके लिए। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।